तीर्थराज, वो पावन भूमि जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां हर आस्था को अपनी मंजिल मिलती है, जहां इतिहास के स्वर्णिम पन्ने और आधुनिक विकास साथ साथ आगे बढ़ते हैं, वही है तीर्थराज प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार। स्वागत है आपका योगिनॉमिक्स में। और योगिनॉमिक्स की टीम अयोध्या वाराणसी के बाद विश्वास, संस्कृति, ज्ञान और प्रगति के जीवंत संगम की धरती पर पहुंच चुकी है। तो खबर फास्ट की टीम के साथ आइए चलते हैं उस यात्रा पर जहां हर दृश्य आस्था की कहानी कहता है और हर कदम विकास की नई दिशा दिखाता है। वरिष्ठ संवाददाता कुलदीप सिंह की खास पेशकश योगिनॉमिक्स में देखिए 9 साल का बदलाव और संगम से नए यूपी की दास्तान। जहां आस्था अमर है, विकास मुखर है, विरासत का मान है, तरक्की का सम्मान है, इतिहास गौरव है और भविष्य प्रखर है। जो तीर्थराज है, जो सदियों से अटल है, जिसका आने वाला कल प्रबल है। खबर फास्ट की खास पेशकश योगिनॉमिक्स में देखिए। प्रयागराज, आस्था से अर्थव्यवस्था तक। कुछ शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं बसते, वो लोगों के दिलों में धड़कते हैं। एक ऐसा शहर जहां हर सुबह आरती की धुन से जागती है, जहां नदियों की लहरें सदियों की कहानियां सुनाती हैं और जहां हर कदम पर इतिहास, आस्था और उम्मीद साथ साथ चलते हैं। वो है तीर्थराज, यानी आज का प्रयागराज। भोर की पहली किरण जब संगम के जल को छूती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं प्रार्थना कर रही हो। हर श्रद्धालु अपने साथ उम्मीदों की एक गठरी लेकर आता है और लौटता है मन की शांति लेकर। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का यह संगम केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे पवित्र केंद्र है। यही कारण है कि प्रयागराज को सदियों से तीर्थराज कहा जाता है। कभी अव्यवस्था, जाम और गंदगी की पहचान बनने वाला ये शहर आज पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक दिखाई देता है। चौड़े घाट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए विकसित सुविधाएं इस बात का संकेत देती हैं कि धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। महाकुंभ की तैयारियों ने इस बदलाव को और गति दी है, जिसकी झलक संगम तट के हर कोने में दिखाई देती है। प्रयागराज की पहचान सिर्फ धार्मिक नगरी के रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था भी आस्था से जुड़ी हुई है। संगम के किनारे नाव चलाने वाले नाविक हों, फूल माला बेचने वाले छोटे व्यापारी हों, पूजा सामग्री का कारोबार करने वाले दुकानदार हों या फिर तीर्थ पुरोहित, हर किसी की रोजी रोटी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी है। सुविधाएं बढ़ने और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने से उनके कारोबार में भी सकारात्मक बदलाव आया है। यानी विकास का असर सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आय और रोजगार पर भी दिखाई देने लगा है। कितना बदला उत्तर प्रदेश, आस्था से आर्थिकी में कितना विकास हुआ है, इसकी चर्चा करने के लिए हमारी उपस्थिति है संगम तट पर प्रयागराज में। बात करेंगे उन नाविकों से जो यहाँ पर कार्य करते हैं, जानेंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना उनकी तरक्की हुई है आर्थिक रूप से इस आस्था के कारण, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ नाविक हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार की जो आस्था प्रणाली है, अभी 67 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। जी किया। बहुत ढेर सारे नाव यहाँ लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में। क्या मानते हैं कितना फायदा आप लोगों को इस आस्था के जरिए हो रहा है? क्या कोई रोजगार इससे सरकार दे पा रही है या नहीं? सरकार तो दे पा रही है, मगर अभी तो ये हमारा लोग का टाइम आता है। ऑल टाइम यहाँ पब्लिक नहीं आती, सीजन आता है, जैसे कोई सीजन आया तब पब्लिक आती है। अभी तो गर्म पड़ रहा है, अभी हम लोगों ने ठंड में कमाया, अब गर्मी में पब्लिक बहुत कमा रही है। देख लीजिए आप, चारों तरफ कोई आदमी नहीं आ रहा है। सीजन जब हमारे लोग आता है, हम लोग कमाते हैं, बाकी टाइम ऐसे खाली रहते हैं। रोजगार क्या इससे आप लोगों को मिल रहा है या नहीं?
हाँ, रोजगार तो मिल रहा है। हाँ, बस वही रोजी रोटी चल रोजी रोटी चल रही है ना, रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब एक दो खेव तो लग ही जाता है। एक दो खेवा लग जाता है, थोड़ा ठंडा है गर्मियों में लेकिन लग जाता हाँ हाँ। है ना? क्या कहोगे, क्या फायदा हो रहा है नाव चलाने से? सर रोजी रोटी फैमिली की भी चलती है और साथ साथ दो चार लोग का और फैमिली यहाँ पे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रहा हाँ, है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, खर्चे पर्चे चल जाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत खर्चे पानी चल जाता है। और लोगों से बात करेंगे। आप लोग नाविक हैं, क्या फायदा हो रहा है आप लोगों हमारा को? लोग बहुत फायदा है, अच्छा है, रोजी रोटी अभी सन्नाटा चल रहा है। पहले रोजगार अच्छा था, अच्छा कमाते थे, अच्छा बढ़िया पैसा मतलब मिलता। खर्चा पानी तो चल रहा है, चल रहा है। जो सब फालतू घूम रहे थे उससे तो बेहतर अच्छा अच्छा नहीं, जब से मोदी जी ये किए बहुत रोजगार, बहुत अच्छा रोजगार आ रहा जा रहा, हम लोग पा रहे हैं, मिल रहा 2 पैसे, पढ़ा लिखा रहे बच्चे को, फिर चल रहा। अच्छा, पहले से अब में क्या परिवर्तन हुआ है? जो पहले स्थितियाँ थी बहुत उससे अब बहुत में क्या अच्छा, परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन अच्छा हुआ पहले लोगों से। का आस्था में वो बढ़ा है, हाँ बढ़िया, बहुत बड़ा बढ़ा है। हाँ। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ नाव की संख्या जहाँ ज्यादा 150 होती थी, ज्यादा ज्यादा हो ज्यादा गया, हो गया ना। नाव बहुत ज्यादा। देखिए इस सरकार के कुछ लोग जो है वो परेशान वगैरह तो नहीं करते आप लोगों को? परेशान तो कोई नहीं कर रहा है, मगर ये है कि जो सिस्टम अभी चल रहा है बहुत स्लो है। और यहाँ जितने नाविक भाई हैं सबका भी रोजगार चल रहा है, 2 पैसा कमा रहे हैं, दाल भात रोटी चल रही है, इसमें सबका जीवन बसर हो रहा है। एक बात और लोगों का ये कहना है कि सरकार अगर थोड़ा सा और ध्यान दे, पक्की घाटों का अगर यहाँ निर्माण करा दे तो जो श्रद्धालु है और संख्या में आएंगे। और नाव से जाना पड़ेगा, क्योंकि संगम तट तक श्रद्धालु सीधे पहुंच जाते हैं, तो बहुत से श्रद्धालु है जिनको स्नान करने के लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ नाविक जो है वो कह रहे हैं अगर सरकार थोड़ा इस पर और ध्यान दे तो इनका रोजगार और बढ़ सकता है। कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। कितना बदला उत्तर प्रदेश? बहुत बदला, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। ये योगी जी आने की वजह से यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, हर एक रोड के विषय में, और जनता के ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि अब व्यवसाय जो है थोड़ा कम है, लेकिन सबका। अरे सरकार कहती है कि गुंडागर्दी खत्म हो गया है। प्रयागराज में आप बहुत दिनों रहते हैं, पहले की स्थिति और अब स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं नहीं सर, रहा? बहुत परिवर्तन है सर, बहुत परिवर्तन, सब खत्म हो गया, सब गुंडागर्दी। अब योगी राज है तो क्या कर, कोई गुंडागर्दी नहीं, मतलब कोई दबाव हुआ नहीं कोई पा नहीं, रहा है कोई आप नहीं, लोग? क्यों कोई यहाँ पर जो है कोई दवाई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई दबाता हो, आप ऐसा लोगों को कोई परेशान दबाव नहीं करता है, है? नाविक अपना कमा रहे खा रहे हैं, टूरिस्ट ऐसे कोई वो नहीं, दबंगई वाला कोई काम नहीं, कोई काम नहीं कोई है। लूटपाट नहीं है, जो रेट है वो रेट पे ले जा रहे हैं। मतलब संतुष्ट है सरकार हाँ, से आप लोग? संतुष्ट है। तो आप देखेंगे जो नाविक है इनका कहना है कि अभी काम धंधा जो है वो मंदा चल रहा है। गर्मियों में थोड़ा सा या बरसात में ऐसा होता है कि थोड़ा रोजगार कम हो जाता है, लेकिन ये कहना है कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे इनको बेहतर फायदा हो रहा है। जो दबंगई थी, गुंडई थी, वो नहीं हो रही है। यानी हम अपने परिवार को पालने पोसने में सक्षम हैं। धार्मिक नगरी होने के साथ साथ प्रयागराज अब आधुनिक शहर के रूप में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। नई सड़कें, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, एलईडी स्ट्रीट लाइट, पार्क, डिजिटल सेवाएं और नगर निगम की आधुनिक इमारत शहर की बदलती तस्वीर को बयां करती हैं। एडीएम सत्यम मिश्रा का दावा है कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर जितना निवेश हुआ उसने प्रयागराज को स्मार्ट सिटी मिशन के प्रमुख शहरों में शामिल कर दिया है। इसका असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देने लगा है। शासन की एक मंशा है कि आस्था से लोगों को आर्थिक भी फायदा हो। कितना हम लोग सफल हो पाए हैं प्रयागराज में, खास करके 67 करोड़ लोग यहाँ स्नान किए। एक बड़ा आस्था का केंद्र है, रोज कुछ ना कुछ श्रद्धालु आते रहते हैं। आप यहाँ के एडीएम सिटी हैं, तो कितना परिवर्तन आप मानते हैं? देखिए, आस्था से आर्थिकी का जहाँ तक प्रश्न है, तो ये हमारी सनातन संस्कृति में ये अवधारणा बहुत पहले से रही है। जहाँ पर भी आप तीज त्योहार और मेलों के दौर देखते हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर समय होता है जहाँ पर उस मेले का आयोजन होता है या किसी त्योहार का आयोजन होता है। चाहे आप रामलीला को ले लीजिए, चाहे आप किसी अन्य मेले को ले लीजिए, जहाँ पर भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियाँ उस दौर में वहाँ के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं और वो आर्थिक गतिविधियाँ बड़े स्तर पर बढ़ती हैं। ऐसे ही प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन था, महाकुंभ का आयोजन एक महाउत्सव था
और उस महाउत्सव में आप देखिए कि इस पूरे जिले में, शहर में जो आधारभूत संरचना है, उस पर भी काफ़ी प्रयास किया गया, उस पर भी बहुत काम हुआ। इसके अलावा जब इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं तो तमाम सारी आर्थिक गतिविधियां भी अपनी गति पकड़ती हैं। उस दौर में, उस समय में आप देखें तो लोगों का आवागमन हुआ। जो लोग आवागमन के समय आए तो उन्होंने, जाहिर बात है, कहीं रुकेंगे भी, खाएंगे पिएंगे। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल रेहड़ी पटरी, इसके अलावा छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, होटल्स, सभी को उन गतिविधियों का उस समय में लाभ मिला और उससे निश्चित रूप से ये प्रयागराज जिले का एक आर्थिक संबल वहाँ पर स्पष्ट हुआ। एक और बात, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले आए हुए थे। यमुना जी के घाट पर एक पार्क का भी निर्माण किया गया। दूसरा, पिछली बार बड़ा चर्चा में रहा नाविकों का, क्योंकि यहाँ के नाविक ने ये दिखाया कि आस्था के जरिए उन्होंने बहुत संपन्नता, यानी हजारों लोग ऐसे परिवार थे जिन्होंने बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी बोला था। तो आप कितना ये मानते हैं कि जो छोटे है नाविक है, दुकानदार है, बाकी अगल बगल ठेला लगाने वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, इनको कितना फायदा लगभग पहुंचा? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और उस वहाँ के सभी सामान्य नागरिक, उनका उत्थान हो, वो आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और इस दृष्टि से जो महाकुंभ का आयोजन था, उस दौरान भी जो नाविकों की आय बढ़ी वो भी बहुत उल्लेखनीय रही। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नाविकों के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं उनमें भी काफ़ी प्रगति देखी गई, जो कि बिल्कुल जाहिर तौर पर स्पष्ट है आप सभी के सामने। प्रयागराज में कुछ और नया करने वाले क्या है हम लोग, जिससे जो लोग आते हैं आस्था का केंद्र बना के, उनको कुछ और देखने को मिले या और चीजें जो है रात दिन रात को रुकने के मौका मिले? प्रयागराज में अभी जो जिला प्रशासन का प्रयास है वो ये है कि हम यहाँ पर जो अपना रिलीजियस इकोनॉमिक मॉडल है उसको हम और बड़ा कर पाएँ और व्यापक कर पाएँ, हम अधिक से अधिक लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचा सकें। इसके अलावा जो अतिथि देवो भव है उसकी जो संकल्पना है वो हम उसको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ, जिससे लोग हमारी जो अतिथि का स्वागत है, जो हमारे सनातन संस्कृति में सदा सर्वदा रहा है, तो उस अवधारणा को, उस विश्वास को हम और लोगों के सामने मजबूत कर सकें, यहाँ पर आएँ। तो इसके अलावा त्रिवेणी के अलावा बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बेणी माधव जी का दर्शन है, अलूपी देवी माता का मंदिर है यहाँ पर, मनकामेश्वर मंदिर है यहाँ पर, तमाम सारे ऐसे स्थान हैं, श्रृंगवेरपुर है, जहाँ पर लोगों को अभी और विजिट करने की आवश्यकता है। और उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको भी हम एक संस्कृति के केंद्र के रूप में और धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में उनको हम लोगों तक पहुँचा सकें, ये प्रयास है हमारा। तो आप देख रहे हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं में एक महंत है, आस्था को आर्थिकी तक पहुंचाने के लिए शासन का प्रयास है। प्रयागराज के अंदर जो भी इस तरह के स्थली है उनका विकास किया जा रहा है कि लोग आकर्षित हो और रात्र को भी रुकने की कोशिश करें। प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने के लिए अक्षयवट कॉरिडोर सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जाता है। सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहे अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर और लेटे हुए हनुमान मंदिर तक अब श्रद्धालुओं की पहुंच पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो चुकी है। आधुनिक सुविधाओं के साथ विरासत के संरक्षण का प्रयास प्रयागराज को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने खास बातचीत में बताया कि ये डबल इंजन का कमाल है कि संगम नगरी में विकास की धारा बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी को नई पहचान दी है। कितना बदला उत्तर प्रदेश? पहला सवाल तो मेरा ये। उत्तर प्रदेश जब योगी जी ने टेक ओवर किया था तो बीमारू स्टेट की कैटेगरी में गिना जाता था और कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। आज आप देखिए, कोका कोला, पेप्सी, ब्रह्मोस मिसाइल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे इम्प्रूव करिए, एक से एक इंडस्ट्रीज यूपी में आ रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि डिफेंस कॉरिडोर उन्होंने दिया उत्तर प्रदेश को, 2 ही दिए पूरे देश को, एक तमिलनाडु को मिला, एक यूपी को, और उसमें
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब योगी जी की वजह से इम्प्रूव हुई तो एक से एक बाहरी कंपनीज आ रही है। रोज मैं आप लोगों के मीडिया के भाइयों के माध्यम से सुनता हूँ कि कंपनीज आ रही हैं। हमारे प्रयागराज का उदाहरण देख लीजिए। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया, नैनी एरिया को हम लोग इंडस्ट्री मुक्त समझने लगे थे कि सब बंद हो गया है वहां पे। आप देखिए हिंदुस्तान केबल के एम्प्लॉइज तक सोच चुके थे कि अब हम लोग को यहाँ पे कंपनी नहीं चल सकती। आज वहां पे हिंदुस्तान केबल्स में तेजस फाइटर प्लेन के पार्ट बन रहे हैं। आईटीआई बहुत लॉसेस में आ गई थी, आईटीआई चालू हो गई। आप देखिए वो जीईसी में जो ट्रांसफार्मर बनते थे वो सब फैक्ट्रियां गुजरात चली गई थी। अब वहां पे देखिए शिरडी साई, साउथ का बहुत बड़ा नाम है ट्रांसफार्मर बनाने का, वो अब आके वहां पे आ गया है। बीपीसीएल जो बंद हो गई, उस कैंपस में ढेर सारी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। केंद्र सरकार से हम लोग का एमओयू हुआ है प्रदेश सरकार का कि केवल इंडस्ट्रियल एरिया नहीं सेटअप होगा, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया यूपी सीडा का सेटअप होता है, ये केंद्र सरकार से पार्टनरशिप में होगा और केंद्र सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज जो इंडिया में जगह ढूंढ रही हैं वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगी। और एक्सप्रेसवेज आप देखिए कि सोचिए लखनऊ जाने में 4 घंटा लगता था, आज गंगा एक्सप्रेसवे से मैं 2 घंटे में लखनऊ पहुंच जाता हूँ। तो मात्र 2 एक्सप्रेसवे पूर्व की सरकारों में बने थे, ताज एक्सप्रेसवे बसपा की सरकार में, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सपा सरकार में। लेकिन आज देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, इतने ढेर सारे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूरा एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। बड़े बड़े आपके मीडिया के जो पार्टनर्स हैं वो लोग उनको योगी जी को बुलाने लगे हैं। तो डेफिनेटली यूपी बदल रहा है। और अब की बार के जो हमारे फाइनेंशियल रिव्यू होता है बजट के पहले, उसमें मैं आपको बताऊं हम लोगों ने 5 साल का सर्वे किया तो इंडिया का जो 7% का एवरेज का ग्रोथ रेट है उससे 2% ज्यादा पिछले पंचवर्षीय में यूपी बढ़ा है। मतलब कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है और यूपी का ग्रोथ रेट इंडिया से भी ज्यादा है। शासन की एक और मंशा थी कि जो आस्था है इसको किसी तरह आर्थिकी में बदला जाए, तो कितना परिवर्तन मानते हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि अयोध्या की बात कर ले या यहाँ महाकुंभ की बात कर ले, 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया, कितना लोगों को फायदा हुआ है इस आस्था के जरिए आर्थिक रूप में? देखिए बार बार सर्वेज आ रही हैं कि जीडीपी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है और जो इनकम्स हुई हैं वो जो कॉस्ट हमारी हुई है उससे कहीं ज्यादा है। और आप समझिए चाहे वो होटल्स हों, ट्रैवल एजेंट्स हों, टैक्सी वाले हों, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, गाइड इंडस्ट्री, जो तीर्थ पुरोहित जुड़े रहते हैं, नाविक जो हैं, उनके बारे में तो योगी जी ने विधानसभा में भी जिक्र किया। तो सब लोगों का बहुत ग्रोथ हुआ है। अयोध्या में कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि हम लोग 2000-3000 रुपए महीने पे कमरे उठाते थे और अब 2000-3000 रुपए हम लोग को डेली मिल जा रहा है कमरे देने का बस केवल। तो एक बहुत बड़ा ये जो हम लोग हमेशा से अंग्रेजों के जमाने से एक टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल बनाया था, जयपुर, आगरा और दिल्ली, उसके अलावा कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला पाया था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि यूपी में 2 गोल्डन ट्रायंगल है, तो ये पुराना वाला है ही, लेकिन साथ में अब अयोध्या, बनारस और प्रयागराज का एक और गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म हो गया है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। प्रयागराज में इतना कुछ मंदिरों में किया गया है। आप देखिए उत्तरी विधानसभा ही, मेरी विधानसभा देख लीजिए, भरद्वाज मंदिर इतना खूबसूरत हो गया है। मनकामेश्वर, दशाश्वमेध, वेणी माधव, कोटेश्वर महादेव, तो ये सभी मंदिर, और ये तो मैं आपको केवल बड़े मंदिरों के नाम बता रहा हूँ। अगर आप छोटे मंदिरों पे जाएंगे, जैसे कि नया गांव में जो वहां की पासी बस्ती है, उसमें एक उनका बड़ा पूज्य मंदिर था और उसको बहुत बढ़िया बना दिया गया है। तो छोटे मंदिरों की तो कोई संख्या ही नहीं है, वो तो 100-200 की संख्या में है। ये सब काम हुए हैं और
डेफिनेटली इससे यूपी ने अट्रैक्ट किए हैं टूरिस्ट को। और जैसे कि हम लोग को बताया जाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि टूरिज्म जितनी जॉब्स क्रिएट करती है उतना कोई सेक्टर नहीं करता। एक और बात, मिट्टी भी मिला दी है। प्रयागराज में एक समय ऐसा था कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए भी सोचते थे, और खास करके महिलाएं इस बात से कि रात को निकलेंगे तो उनके साथ कोई भी घटना घट जाएगी, किसी का मकान कब्जा हो जाएगा, किसी को किडनैप कर लिया था। कितना बदल पाए योगी जी? नहीं, बहुत बदला है। आप देखिए, यहाँ के बड़े बड़े माफिया थे और अतीक तो थे ही, उसके अलावा और भी थे, हमारे समाज के लोग थे, कुछ बड़े बड़े नाम थे क्राइम की दुनिया के। लेकिन आप देखिए, बिना जात और धर्म को सोचे जो भी क्रिमिनल था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, और उसका रिजल्ट है कि अब उस समय से काफी कुछ पीस आ चुकी है। कई लैंड माफियाओं ने कब्जा की हुई थी, उसको हम लोगों ने वापस टेक ओवर किया है, और कहीं पार्क बने हैं, कहीं पे आवास बने हैं। तो डेफिनेटली उसका ही ये लॉ एंड ऑर्डर ही कारण है कि आप देख रहे हैं कि यूपी में नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की इंप्रूविंग सिचुएशन को देखते हुए। एक और बात, प्रयागराज के अंदर जहां घंटों तक लाइन या जाम लगा करते थे रेलवे फाटकों पर, चाहे वो रामबाग की बात कर ले, चाहे प्रयागराज स्टेशन की बात कर ले, ऐसी कई जगह है जहां पर ओवरब्रिज बनाए गए, लेकिन फिर भी अभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। कुछ नए ओवरब्रिज के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है बनाने के लिए, तो कितना और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा इस बात को लेकर कि जो थोड़ी बहुत समस्याएं बची हैं वो भी? जी, अभी हम लोग पहला टारगेट था हम लोग का कि रेलवे फाटक के ऊपर, क्योंकि वो सबसे बड़ा जाम का पॉइंट होता था। एक बार रेलवे फाटक पे ट्रैफिक रुक जाती थी, 2-3 घंटे रुकती थी, तो वो हम लोगों ने पहले स्टेज में दूर किया। और दूसरे स्टेज में शहर को एक्सपैंड करने के लिए हम लोगों ने पुल बनवाने शुरू किए। तो 6 लेन का पुल म्योराबाद में बन रहा है, अभी 1000 करोड़ का पुल सलोरी में बन रहा है, फाफामऊ के पुल की डबलिंग करने जा रहे हैं। इस सबसे शहर एक्सपैंड करेगा। थर्ड फेज हम लोग का यही है जिसके बारे में आपने जिक्र किया, कि जो ऐसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो बहुत लंबी ट्रैफिक लाइट्स हैं, ऐसे चौराहे जहाँ पे जाम बहुत लगता है, चोक पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग फ्लाईओवर्स बनवाएंगे। इसी सिलसिले में योगी जी ने अभी, जिस दिन उन्होंने अटल जी की और महापुरुषों की मूर्तियों का उद्घाटन किया, उस दिन उन्होंने समीक्षा बैठक ली थी, और मेरे प्रस्ताव पे कई फ्लाईओवर उन्होंने अपनी कार्यसूची में ले लिया है। जैसे कि मेडिकल चौराहे पे हनुमान, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर चौराहा, सिविल लाइंस आपका बस अड्डा चौराहा, फिर हाथी पार्क और ये सारे चौराहे, हाथी पार्क, इंडियन प्रेस चौराहा, बालसन चौराहा और सेंट मेरीज और सेंट एंथनी के सामने जो भीड़ होती है उसको दूर करने के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर जो पब्लिक सर्विस कमीशन से पार्वती हॉस्पिटल बनेगा। फिर जो कलश चौराहा है जहाँ पे 6 लेन का पुल उतर रहा है, वहां से पब्लिक सर्विस कमीशन तक के लिए फ्लाईओवर, कचहरी की भीड़ को भी दूर करने के लिए फ्लाईओवर, और कुछ जो चौक पॉइंट्स हैं जैसे कि रामबाग फ्लाईओवर ओवरलोडेड है तो उसकी डबलिंग। अब जब 1000 करोड़ का पुल बन रहा है सलोरी से हेता पट्टी के लिए, तो जो गल्ला बाजार का 2 लेन का फ्लाईओवर है उस पर भी प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो उसकी भी डबलिंग। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कार्यसूची में मेरे प्रस्ताव पे योगी जी ने ले लिए हैं, और बारी बारी से अब इनको 2-2, 3-3 करके हम लोग सारे फ्लाईओवर्स को बनवाना शुरू कर देंगे। प्रयागराज की एक और बड़ी समस्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर 1 घंटा भी पानी बरसता है तो जलभराव हो जाता है। क्योंकि गंगा जी ऊपर पे है और प्रयागराज नीचे पे, पानी का निकास जो है पब्लिक सेटों के द्वारा होता है। कब तक प्रयागराज वासियों को इससे निजात मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम। मैं आपको बता दूं कि इस समस्या को दूर करने के लिए मुगल एम्परर अकबर, उसको इतिहास में अकबर द ग्रेट कहते हैं हम लोग, 2 ही सम्राटों को भारत के इतिहास में ग्रेट कहा जाता है, अशोक और अकबर। तो
अकबर के जमाने में लैंड रिक्लेम किया गया था, बख्शी बांध बनाया गया था, जिसकी वजह से अल्लाहपुर और ये सब मोहल्ले सेफ हैं। उसके बाद से 500 साल कोई काम नहीं हुआ। अंग्रेजों के टाइम में कोई काम नहीं हुआ, आजाद भारत में कोई काम नहीं हुआ। पहली बार योगी जी के आदेश पर बख्शी बांध को बढ़ा के, आप सोचिए कितने में 1577 में 75 में बख्शी बांध बना था। तब के बाद अब योगी जी ने आदेश किया है कि बख्शी बांध को बढ़ा के छोटा बघाड़ा को भी सेव करते हुए बड़ा बघाड़ा तक बांध को एक्सटेंड किया जाए। और इत्तेफाक से हम लोग बाय कोइंसिडेंस है, जब प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने तो 1.66 किलोमीटर का शायद बख्शी बांध है और इसका भी लेंथ 1.66 किलोमीटर आ रही है बाय कोइंसिडेंस। तो पहली बार इस पे काम हो रहा है। ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें ड्यू डिलीजेंस हम लोग कर चुके हैं। उसमें IIT से टेक्निकल रिपोर्ट्स बनती हैं। गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है क्योंकि गंगा जी में सब मेजर कंस्ट्रक्शंस हैं। उस पर काम चल रहा है और हर जगह से हम लोग को पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रही है। जो IIT से भी रिपोर्ट मिली है वो पॉजिटिव मिली है कि ये बांध बन सकता है, टेक्निकली पॉसिबल है। तो योगी जी पहले नायक हैं उत्तर प्रदेश के पिछले 500 साल में, अकबर के बाद, जो बांध की समस्या, जो प्रयागराज की आपने बात करी कि शहर का लेवल नदी से नीचे है, उस पे काम किया है योगी जी ने 500 साल बाद। तो आप देखते हैं हमारे साथ थे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी। खासियत ये है कि जनता की बातों को सुनते हैं और सभी धर्म के लोग प्रयागराज में भाजपा के ऐसे अकेले विधायक हैं जिनका सम्मान करते हैं और जिनकी बातों को सुनते हैं। संगम की पवित्र धारा, आधुनिक होता शहर, मजबूत होती आधारभूत संरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, महिलाओं का बढ़ता आत्मविश्वास और धार्मिक पर्यटन का विस्तार, इन सबके बीच प्रयागराज आज अपने अतीत को संजोते हुए भविष्य की ओर बढ़ता दिखाई देता है। ये बदलाव कितना व्यापक है और इसका असर आने वाले वर्षों में कितना गहरा होगा, इसका फैसला समय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रयागराज की तस्वीर पहले से अलग और ज्यादा विकसित दिखाई देती है। चलिए फिलहाल यहाँ रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। न ड्रामा, न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था के कारण हर श्रद्धालु सुरक्षित महसूस करता है और किसानों और गरीब परिवारों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जीवन को सुलभ बना रही हैं। बैंक सखी, विद्युत सखी घर घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रही हैं। तीर्थराज प्रयागराज में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। योगी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के तहत शहर की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। विकास, विरासत और विश्वास के साथ प्रयागराज आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप की तस्वीर पेश कर रहा है। संस्कृति, आस्था और आधुनिकता का संगम। योगी सरकार के नेतृत्व में प्रयागराज को मिली नई पहचान। सड़कों, पुलों और यातायात व्यवस्था का कायाकल्प, श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, संगम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता और जन सुविधाओं पर विशेष ध्यान, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से बदली शहर की तस्वीर, स्वास्थ्य सेवाओं को किया जा रहा और मजबूत, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर जोर, किसानों और गरीब परिवारों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं,
शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं का लगातार विस्तार, आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा नया प्रयागराज, विकास कार्यों से बढ़ रही शहर की आर्थिक रफ्तार, कानून व्यवस्था दुरुस्त सुरक्षित महसूस कर रहे लोग। प्रयागराज में आधुनिक पुलिसिंग, तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले की तुलना में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है, जिससे व्यापार और निवेश दोनों को गति मिली है। अखिलेश सरकार का भी आपने राज्य देखा, शासनकाल देखा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, उनका भी शासनकाल आपने देखा। बड़े बड़े दावे हैं सरकार के कि कानून व्यवस्थाएं में बहुत सुधार हो गया है, क्या मानते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है तो प्रदेश में हमको लगता है कि बेहतरी की ओर बढ़ा है और आम जनता का मेरे ख्याल से सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है कि सरकार हमारी सुरक्षा करने के लिए प्रयासरत है। मैं किसी सरकार को दूसरे सरकार से कंपेयर नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, पिछले 10 वर्षों में यूपी में कानून व्यवस्था का माहौल बेहतर हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। एक और बात, प्रयागराज की बात कर लेंगे। ये कहा जाता था कि अतीक अहमद जैसे लोग, माफिया लोग यहाँ पर रहते थे, बड़ा आतंक के बारे में उनके बताया गया, एक फिल्म भी उन पे बनाई गई। क्या ऐसा कुछ रहा है या सरकार ने ऐसा कुछ किया कि जिससे ये कह सके आम जनता की उत्तर प्रदेश जो है वो माफिया मुक्त हो गया? देखिए, मैं स्वभावतः बड़े एब्सोल्यूट बात नहीं करता हूँ कि माफिया मुक्त हो गया है या माफिया समाप्त हो गया है, लेकिन ये जरूर है कि जो पहले गतिविधियां थी, ऐसा लगता था कि कानून कोई भी अपने हाथ में ले सकता है, वो परिस्थिति नहीं है। परिस्थितियां बदली हुई हैं, कानून की हनक वापस कायम हुई है और इसमें दो राय नहीं है कि कानून में लोगों का विश्वास, कानून के प्रति आस्था पहले से बेहतर हुई है प्रदेश में, थोड़ा भय के कारण, थोड़ा विश्वास के कारण। लोगों की जमीन खूब कब्जा किए गए थे उस समय में, लोगों के प्रॉपर्टियां कब्जा कर लिए थे, जिस पे हाथ रखते थे। कल भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर कह रहे थे कि प्रयागराज के अंदर जहां इच्छा करती थी वहां मकान कब्जा होते, जमीन कब्जा हो जाते थे, लेकिन मेरी सरकार आने के बाद इसमें बहुत सुधार हुआ है, हमने जमीनों को मुक्त कराया है। क्या वास्तव में? देखिए, अगर कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं तो मैं उनकी बातों से जो है असहमति तो नहीं व्यक्त करूंगा, और हुआ भी होगा, क्योंकि जो सड़क पे चीजें दिख रही हैं वो तो बड़ी स्पष्ट है। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में जो लोग हैं वो लोग थोड़ी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये उनका अधिकार है और उसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, बेहतरी हुई है, व्यवस्था कानून की पहले से बेहतर हुई है, लोगों की आस्था जो है मजबूत हुई है कानून के। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ जी कल कह रहे थे कि महिलाएं अब सुरक्षित है और रात को भी घर से निकल सकती हैं, अपने काम पे जा सकती है, उस पर क्या कहना है? ये तो देखिए, जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है, जब लोगों की आस्था बढ़ती है, तो ये सब तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और मैं कह रहा हूँ महिलाएं ही क्यों, हर व्यक्ति अपने को महफूज अगर महसूस कर रहा है, अपने को ये विश्वास उसको है कि हाँ, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, हम सड़क पे महफूज है, तो ये सब चीजें जो है उसका नेचुरल वो तो फॉलो करेंगी। महिलाओं की भी सुरक्षा, आम आदमी की भी, छात्रों की भी, हर आदमी की सुरक्षा का प्रश्न है। अगर कानून व्यवस्था मजबूत है, उस पर लोगों का विश्वास है, तो ये सब चीजें उसके जो है एक उसी प्रसंग में उसी का एक हिस्सा हो जाती है। आप प्रयागराज में कानून के प्रहरी हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, अभी कितने सुधार की और आवश्यकता है कानून को लेकर, जो लोगों के राय हैं, क्योंकि आपके पास प्रदेश से, देश से भी लोग आते हैं, क्या कहें? कुलदीप जी, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि कानून की के प्रति आस्था, कानून को मजबूत होना, ये सब चीजें तो हुई हैं, लेकिन शायद इस प्रोसेस में जो कानून से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, उनकी भी लोगों के अधिकारों के अतिक्रमण करने की टेंडेंसीज बढ़ी हुई है। इस पे भी अंकुश लगाना आवश्यक है। मैं अधिवक्ता होने के नाते अक्सर ये देख रहा हूँ कि ऐसे मुकदमे आ रहे हैं जहाँ 30-40 साल से लोग अपनी जमीनों पे रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर्स हैं
और एकाएक सेक्शन 38 और 35 की एक कार्रवाई होती है और उनके नाम काट दिए जाते हैं, बाला काट दिए जाते हैं, उनको नोटिस दिए बिना काट दिए जाते हैं। अक्सर ये भी शिकायतें आ रही हैं कि साहब पुलिस जो है हमारी FIR नहीं लिख रही है। तो मेरे ख्याल से जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तो कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाले यानी प्रशासन के लोग, उनकी टेंडेंसीज अतिक्रमण की बढ़ती हैं, उस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। 2027 का चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़ी दावादी कर रहे हैं। कोई ऐसा सुझाव जो आम जनता के हित में हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी को सुझाव देने के लिए सक्षम हूं या योग्य हूं, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्रदेश में शिक्षा और इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ में स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों पे सरकार को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि अगर इन 3 चीज़ों पर प्राथमिकता दी गई, इन 3 चीज़ों को मजबूत किया गया, तो आर्थिक विकास अपने से होना संभव है। और मुझे ये लगता है कि ये 3 ऐसी दिशाएं हैं जिसपे कि कार्य अभी बाकी है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे एशिया के सबसे बड़े बार हाई कोर्ट इलाहाबाद के तीसरे बार के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता, आपने सुझाव सुना, आपने व्यावहारिक से हमारी बातों को समझा और उसका जवाब दिया। इसी सिलसिला में किसी अगले शख्सियत के पास हम लोग जाने वाले हैं। नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं, ई गवर्नेंस, हाई कोर्ट में ई कोर्ट व्यवस्था और तकनीक आधारित प्रशासनिक प्रणाली आम लोगों को तेज और पारदर्शी सेवाएं देने की कोशिश का हिस्सा है। डिजिटल बदलाव ने सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली में भी बड़ा परिवर्तन किया है। नगर निगम का काम खास करके महाकुंभ में, फिर माघ मेला में बहुत बेहतर रहा है। अवार्ड भी इस बात के लिए आप लोगों को मिला। अभी परसों मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की नगर निगम का। प्रेरणा पार्क भी आप लोगों ने लोगों के लिए बनाया। कितना आर्थिक लाभ हुआ है लोगों को आस्था के जरिए, क्या मानते हैं? आस्था में इसमें जो हुआ है प्रयागराज में माननीय महापौर श्री उमेश गणेश के शर्वानी और माननीय हमारे नगर आयुक्त के नेतृत्व में हुआ है। जैसे कि शिवालय पार्क हम लोग ने बनाया था कुंभ में, उसमें कई लोग आए। उसके बाद जो है माननीय महापौर के सौजन्य से माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने निमंत्रण दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आए, प्रेरणा पार्क बनाया और इस तरह कई पार्क और बन रहे हैं। प्रेरणा पार्क, इसके अलावा आपने नैनी में देखा होगा मियावाकी पार्क बना है, उसमें सदन भी हुई थी पहली, और इस तरह के और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ नगर की सफाई कर्मचारी बढ़ाए जा रहे हैं, कूड़ा घर घर से कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, तो काफी सुधार हुआ है। पिछले 9 सालों में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। जो महिलाएं कभी केवल मजदूरी पर निर्भर थीं, वो आज अपना व्यवसाय चला रही हैं, बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। यही वजह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत आपको बैंक सखी बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बैंक सखी का काम क्या होता है? बैंक सखी का काम होता है खाता खुलवाना महिलाओं का उन्हें पैसा निकलवाने में मदद करना, उनका बचत खाते का बीमा करवाना और लोन पास करवाना, पर यही कार्य होता है। अच्छा, इससे महिलाओं के रहन सहन में या महिलाओं की सुविधाओं में कितना परिवर्तन? पर महिलाओं के रहन सुविधा तो पर उन्हें बहुत हुआ, क्योंकि बैंक वाले में जाती थी, डरती रहती थी कि अपना काम करवाएं, कि फार्म भरवाएं। गांव की महिलाएं तो और किसी से बोलती भी नहीं है बेचारी, उनके पास जैसे कि बहुत लोग तो ऐसे होता है कि फॉर्म नहीं भरते कोई, लेकिन अब ये हो गया बैंक सखी के होने से उनका कार्य मतलब सरल हो गया है। सरकार के द्वारा जो लोन वगैरह की सुविधा दी जाती है वो लोगों तक आप लोग पहुंचाती है। पहुंचाने के बाद जो लोन वगैरह लेते हैं उससे जो महिलाएं गृह कार्य करती हैं या लघु उद्योग का काम करती हैं, उनसे उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है? पर बहुत परिवर्तन हुआ, जैसे कि अपना खुद का काम भी करने लगी हैं, छोटा छोटा अपना जैसे कि दुकान खोल ली है, ब्यूटी पार्लर कर ली है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई चूजा पाल रहा है। तो अपने ये उन्हें जो महिलाओं को समूह में जुड़ती हैं, इन्हें स्टार्टर मिलता है RFIF के रूप में। पहले वे अपना जमा कर ले, मतलब लेके छोटा बिजनेस करती हैं, उसके बाद जैसे कि उनका
अच्छा रहता है रिकॉर्ड, तो उन्हें बड़ा मतलब कि उनका 6 महीने बाद लोन हो जाता है बैंक ऐसे पर किसी महिलाओं को लोन नहीं मिलता, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद उन्हें उनके आधार कार्ड पे लोन मिल जाता है, कोई वैसे ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, उन्हें लोन मिल जाता है 6 लाख का, फिर वे अपना लेके रोजगार करें और 5% का ब्याज। जब आप बैंक सखी बनी होंगी तो लोगों द्वारा छींटाकशी भी किया गया होगा कि गांव का माहौल ऐसा होता है कि महिलाएं घर से बाहर जब निकलती हैं तो लोग उन पे सबसे पहले उंगलियां खड़ा करना शुरू करते हैं, ये नहीं देखते कि वो काम क्या कर रही है, लेकिन छींटाकशी शुरू हो जाती है। ये इसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। जी सर, ये तो जब सभी महिलाओं को झेलना पड़ता है शुरुआती में। तो अभी जब आप इतने दिन काम करते हो गए हैं, अब क्या लोगों का कुछ नजरिया आपके प्रति बदला है, कुछ उनका जो वो मूल रूप था उसमें कुछ परिवर्तन है? जी सर, पहले से तो बहुत नहीं, पहले तो लोग हंसते थे, ये देखे जा रही हैं, वे देखे जा रही हैं, क्या करती हैं, दिन भर घूमती रहती हैं, ऐसे वैसे। लेकिन अब जब जान लिए हैं, इतने साल हो गए हैं, तो लोग अब कहते हैं कि हाँ अच्छा कार्य है, अपना जुड़ी है, काम कर रही हैं। कितना लाभ हो रहा है इस योजना से महिलाओं को? पर बहुत लाभ हो रहा है, अपना खुद का उनका बिजनेस भी हो गया है, बाहर निकले, अपने भी जो लेना है उनका इच्छा है, अपना खरीद रही हैं, ले रही हैं, मतलब एक तरफ से स्वतंत्र हो गई महिलाएं, बाहर निकल रही हैं। नहीं तो पहले की महिलाएं सिर्फ अंदर रहती थी घर में। कितना खुश हैं आप, ये बताइए। सर खुश तो है, बहुत खुश है सर। तो हम चाका ब्लॉक में हैं, हमारे साथ बीसी सखी हैं, आपसे ही बात करेंगे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं, बीसी सखी बनाया गया है, इनका काम क्या है और इससे कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। आप बीसी सखी हैं? जी सर। क्या काम है? सर मेरा काम है घर घर जाके खाता खोलना और पैसा जमा करना, पैसे की निकासी करना, प्लस जो है लोन दिलाना लोगों को। मतलब बैंकों का लगभग पूरा काम आपकी जिम्मेदारी पर है। घर में लोग बैठे रहे, आप उनका काम पैसा जमा भी कर देंगी, पैसा निकलवा भी देंगी, साथ में उनको अगर लोन की जरूरत अप्लाई करा के लोन दिला देंगी, तो ये पूरा बीमा वगैरह भी करा देंगी। अच्छा, एक बात और है, सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसको भी लोगों को बताती हैं? जी बिल्कुल बताती हूँ, जो मेरे नॉलेज में रहता है सरकार की तरफ से जो भी आती है योजनाएं मैं जरूर बताती हूँ। मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं उनको मैं बताती हूँ कि ये योजना आई है, अगर आपको करना है तो आप बताइए। लगभग कितनी बीसी सखी आपके ब्लॉक में होंगे? ज्यादा होंगे सर, मगर मैं बता नहीं पाऊंगी एक कितना अंदाजा, टोटल। 10, 15, 12? हाँ कम से कम 25 तो हैं। 25 बीसी सखी, यह सबका काम यही है? हाँ सबका और सब काम यही महिलाएं है, हैं? सब महिलाएं ही हैं। सब महिलाएं हैं? जी। कितना जीवन में आप लोगों को परिवर्तन आया? बहुत पहले तो परिवर्तन आया, पहले तो घर में रहते थे, खाना बनाते थे, अभी क्या है कि लोग जानते हैं कि ये बीसी सखी हैं, बैंकर हैं, घर घर जाके सुविधाएं देती हैं। और जैसे बीमार व्यक्ति रहते हैं फोन करते हैं हमको, तो मैं जाती हूँ, पैसा निकालती हूँ, पैसा जमा भी कर देती हूँ। कुछ लोग घर पे आते हैं, मतलब कि मेरा काम है कि आ जाके अपना कोई ठीक जगह नहीं है, कहीं भी जाके मैं पैसा निकाल सकती हूँ। शुरुआत में तो आप लोगों को समस्या हुई होगी? स्टार्टिंग में बहुत नहीं समस्या, क्योंकि लोग पहले से भी जानते थे, और जब बैंक सखी बनी तो इससे ज्यादा लोग जानने लगे कि हाँ ये मैडम जो है बीसी सखी हो चुकी हैं और ये बैंक का काम करती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है बैंक की तो सब मेरे पास आते हैं कि मैम देखिए मेरे बैंक का ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा लोन नहीं पास हो रहा है, या मेरा खाता खोलना है, पैसा नहीं निकल रहा है, कुछ भी। अच्छा, गांव में महिलाओं को कितनी समस्या, क्योंकि महिलाएं पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करती थी और जब वो अपने हस्बैंड को देती थी कि ले जाके जमा कर दो, तो हस्बैंड को पता रहता था, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी हो जाता था। जी जी। तो अब तो वो अपना पैसा छुपा के रख लेती अभी हैं। हाँ, एक फायदा ये है बीसी सखी के माध्यम से उनको एक ये फायदा होगा कि जैसे मैं घर गई, पहले क्या होता था कि उनको बैंक जाना पड़ता था, तो हस्बैंड को पता चल जाता कि खाता खुला है। अभी क्या है कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरा खाता खोल दीजिए, हस्बैंड को ना पता चले तो हस्बैंड को नहीं बताने है, फिर खाता में खोल देती हूँ, उनका अकाउंट पासबुक वगैरह सब उनको मैं बता देती हूँ कि ये है आपका, और फिर वो मेरे से पैसा जमा करवाती हैं, निकालती भी हैं। और जो है बैंक आजकल बहुत सुविधाएं दे रहा है, स्कैनर वगैरह दे देता है तो उनका मैं बनवा देती हूँ, उनको बहुत लाभ है। अच्छा, जीवन कितना बदला है ग्रामीण में महिलाओं का इससे? काफी हद तक बदला है सर, क्योंकि पहले जो है महिलाएं बचत नहीं कर पाती थी, बैंक की सुविधा हम लोग के जरिए जो उनको मिली है, इसकी वजह से उनको बचत बहुत हो रही है। स्वयं सहायता समूहों, बैंक सखी और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से हजारों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। इन्हीं में से एक है विद्युत सखी, जो न केवल बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही हैं, बल्कि अपनी आजीविका का नया रास्ता भी बना रही हैं। इस समय हम घूरपुर ब्लॉक में हैं, हमारे साथ हैं विद्युत सखी। अगर हम बात करें विद्युत सखी का, तो सरकार की ये योजना थी कि जो महिलाएं हैं घर में बाहर नहीं निकल पा रही है, उनकी विद्युत की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सखी का बनाया गया, जिनका नाम था विद्युत सखी। आपसे ही जानेंगे क्या काम है इनका।
आप विद्युत सखी हैं, जी सर। क्या काम है आपका? मेरा काम है सर कि मैं घर घर जाके लोगों के यहाँ बिल जमा करती हूँ, जिससे रोज का 10 से 15 घरों में जाती हूँ बिल जमा करने के लिए सर। और जैसे कि सरकार ने ये सुविधा गांव में लोगों को दिया है कि जैसे बहुत सारी दीदी या भैया लोग थे तो घर से चल के पावर हाउस तक नहीं जा पाते थे और जाते भी नहीं थे। तो हम लोग ने क्या है कि घर घर जा करके हर घर में जाती हूँ, पहले बोलती हूँ कि भैया आपका बिल इतना है, आप जमा कर दीजिए। अगर जो भैया अपने इच्छा से जमा करते हैं तो उनका बिल जमा करके उनको रसीद देती हूँ और बोलते हैं कि दीदी अब बहुत अच्छा हो गया, हम लोग को कम से कम पावर हाउस नहीं जाना पड़ता है, खुद आके घर पे जमा हो जाता है हमारा बिल। एक तो फायदा ये हुआ कि भीड़ कम लगती होगी, आप इकट्ठा लेके जाते होंगे कई घरों का और एक बार एक अधिकारी को देते हो जमा। दूसरी बात ये बताइए कि अगर किसी को नया कनेक्शन चाहिए होता होगा या किसी की बिजली में कोई खराबी आती है, वो भी आपसे संपर्क करते होंगे क्योंकि बिल आप जमा करती हैं, तो क्या उनको राहत मिलता है? जी भैया, वो हमारे पास आती हैं, कहती हैं दीदी हमारी लाइट खराब हो गई है, तो जो पावर हाउस के भैया लोग जुड़े रहते हैं उनके पास फोन करती हूँ तो भैया लोग आके उसका समाधान करते हैं। जी। अच्छा, अभी ये नया चला हुआ था विद्युत में, नया मीटर पुराने मीटर की जगह नया मीटर लगाया गया, बड़ा कंप्लेन था लोगों का, तो आप लोगों के एरिया में भी बदला गया क्या मीटर? वो हर जगह हो रहा है भैया, स्मार्ट मीटर नाम है उसका, लोगों हर घर में हो रहा है। जैसे कुछ लोग रीडर लोग भैया लोग अपने फायदे के लिए किसी घर में जाते थे तो रेडिंग बढ़ा चढ़ा के डाल देते थे। जो गरीब लोग थे वो तो बेचारे बिल भरते भरते थक जाते थे। अब स्मार्ट मीटर में क्या हो गया है कि जितना हम बिल अपना यूज करेंगे उतना ही हमारा उसमें पैसा आएगा। तो आप लोग अगर इस तरह के लोग जो जाते हैं घरों में, लोग पैसा लेके काम करते हैं, उनका शिकायत भी करते होंगे? बहुत सी दीदियां और भैया लोग जाते हैं पावर हाउस पर कोई सुनता नहीं, कहते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर जितना बिल आपका आया हो तो उतना तो आपको जमा ही करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आपकी बात अगर कोई बिजली विभाग का जेई नहीं सुनता है तो आप ऊपर यहाँ कंप्लेन करती हैं तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है? नहीं भैया, ये होता तो है, बहुत सरकारी काम है, बहुत थोड़ा स्लो होता है मगर होता है। हम लोग खुद अगर जो दीदी नहीं जा सकते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ले जाते हैं साथ में। हाँ, शिकायतों को भी लेके जाते हैं साथ में कि आप चलिए, हम आपका जो भी है हम ठीक करवा देंगे। अगर यहाँ नहीं हो पाता तो हम लोग जस्ट टाउन तक भी जाते हैं। संगम की इस धरती ने सदियों से आस्था, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की अनगिनत कहानियां देखी हैं, लेकिन बीते 9 सालों में इस शहर ने एक और बदलाव को करीब से महसूस किया है। बदले हुए घाट, बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं, धार्मिक पर्यटन का विस्तार, मजबूत होती कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था में सुधार के दावे और आत्मनिर्भर बनती महिलाओं की नई तस्वीर, ये सभी मिलकर प्रयागराज के बदलते स्वरूप की कहानी कहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज से खबरफास्ट संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात। मुद्दों पर क्या है जनता की बात? सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर।